वेलकम एवरीवन। तो आज हम लोग सेट 5 करेंगे। तो इससे पहले जो 4 सेट किए थे हम लोग ने 50 क्वेश्चंस पेपर 1 के, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे। अ टीचर यूजेस अ क्वेश्चन आंसर सेशन टू एंश्योर डिजायर्ड लर्निंग आउटकम्स इन हिज या फिर हर क्लासरूम। इन दिस प्रोसेस ही या फिर शी offers the following types of comment to a few answers given by a student. Yes, you are right. Good. This will be considered as an example of number 1 पहला ऑप्शन है पॉजिटिव फीडबैक, दूसरा ऑप्शन है नेगेटिव फीडबैक, तीसरा ऑप्शन है कंफर्मेटरी फीडबैक और चौथा ऑप्शन है करेक्टिव फीडबैक। इसका सही आंसर अगर देखा जाए तो इसका पहला आंसर होगा ऑप्शन 1 पॉजिटिव फीडबैक। फिर हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। In a cognitive domain of teaching learning objective, which will be categorized as higher type of learning outcomes. ऑप्शन ए में दिया हुआ है नॉलेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, बी में दिया हुआ है एनालिसिस ऑफ कॉन्सेप्चुअल एलिमेंट्स, सी में एप्लीकेशन ऑफ एक्वायर्ड नॉलेज एंड स्किल्स, डी में दिया हुआ है सिंथेसिस इन्वॉल्विंग द क्रिएटिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज, ई में दिया हुआ है इवैल्यूएशन involving judgment using internal or external standard. The higher type of learning outcomes हम लोग क्या समझते हैं? जब हम लोग हायर क्लासेस में हम लोग जब हाई लेवल ऑफ एजुकेशन रिसीव करते हैं उससे हम लोग क्या क्या मतलब प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आपके एनालिसिस और ये सिंथेसिस दोनों रहेंगे। तो देखते किस ऑप्शन में बी और डी है। पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन हो सकता है ये भी गलत हो जाएगा, मतलब दूसरा और चौथा ऑप्शन में ठीक है बी और डी, बी और डी यानी कि सी और ई के बीच में कोई एक होगा। तो देखते हैं सी में क्या हुआ, एप्लीकेशन ऑफ एक्वायर्ड नॉलेज एंड स्किल्स। ई में क्या लिखा हुआ है, इवैल्यूएशन इन्वॉल्विंग जजमेंट यूजिंग इंटरनल और एक्सटर्नल स्टैंडर्ड। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ई, मतलब है बी डी और ई, मतलब आपका चौथा ऑप्शन सही हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है स्टेटमेंट 1 मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट आर डिजाइन टू असेस द अपर लिमिट ऑफ द एग्जामिनीज नॉलेज एंड एबिलिटी। स्टेटमेंट 2 में दिया हुआ है टिपिकल रिस्पॉन्स टेस्ट आर डिजाइन टू मेजर स्पेसिफिक बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्जामिनीज। इसमें आपको सही ऑप्शन देखना है कौन सा सही होगा। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट और स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। इसका अगर सही ऑप्शन देखा जाए, सही ऑप्शन है आपका स्टेटमेंट 1। ये दोनों स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों आपके सही है। फिर देखेंगे चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में दो लिस्ट दिए गए, उन्हें मैच करने के लिए बोला गया है। तो लिस्ट 1 में आपको बिहेवियरल टीचिंग कॉम्पिटेंसीज, मतलब एक टीचर का इफेक्टिव टीचर बनने के लिए क्या क्या उनके अंदर बिहेवियरल चेंजेस या फिर कॉम्पिटेंसीज रहना चाहिए उनके बारे में दिया हुआ है। ए में दिया हुआ है इंस्ट्रक्टिंग, बी में दिया हुआ है कम्युनिकेटिंग, सी में दिया हुआ है आपका मैनेजिंग और डी में दिया हुआ है आपका मॉनिटरिंग। डिस्क्रिप्शन देखेंगे इनका मतलब क्या है। 1 में दिया हुआ है ऑप्टिमाइजिंग ऑन टास्क एंड मिनिमाइजिंग ऑफ टास्क एक्टिविटीज, 2 में वॉचिंग ग्रुप बिहेवियर्स एंड पेस एक्सेट्रा एंड रिएक्टिंग क्विकली, 3 में दिया हुआ है यूजिंग मेथड एंड एक्टिविटीज बाय द टीचर टू प्रमोट लर्निंग, और 4 में दिया हुआ है ट्रांसमिटिंग थॉट्स एंड आइडियाज वर्बली एंड नॉन वर्बली। तो टी का हो जाएगा आपका 2। आपका अगर याद होगा तो स्कूल में बनाए जाते थे मॉनिटर, उनका काम क्या था कि क्लास में कोई हल्ला न करे, क्लास में अच्छी तरीके से बैलेंस बना रहे, सभी अपने बेंच पे रहे, उसे देखना। तो उन्हें क्या बुलाया जाता, तो उन्हें बुलाया जाता मॉनिटर। मॉनिटरिंग का क्या काम है, वॉचिंग ग्रुप बिहेवियर स्पेस एक्सेट्रा एंड रिएक्टिंग क्विकली।
और अगर कम्युनिकेटिंग में देखा जाए, कम्युनिकेशन में आप जानते हैं 2 तरीके के कम्युनिकेशन होते हैं, तो बी का हो गया यहाँ पर 2, सॉरी बी का होगी यहाँ 4। कम्युनिकेशन में 2 तरीके के होते हैं, एक होता है वर्बल कम्युनिकेशन और दूसरा होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। देखेंगे बी का 4 किसमें, बी का 4 सिर्फ एक ही में है, और इसका डी का 2 होना चाहिए। हाँ, डी का 2 भी है। ये हो गया बी का 4 और डी का 2। आपका सही ऑप्शन हो गया नंबर 3। देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड द अदर एज रीजन आर। ए में दिया हुआ है इवैल्यूएशन इज सेड टू बी फॉर्मेटिव व्हेन द intention is to identify scope and potential for improvement of teaching learning system। आर में दिया हुआ है the form of such evaluation is formal, sorry informal, has to take place during instruction या फिर teaching। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है both A and R are true and R is the correct explanation of A। 2 में दिया हुआ है both A and R are true but R is not the correct explanation of A। 3 में दिया हुआ है A is true but R is false। अब 4 में दिया हुआ है A is false but R is true। तो यहाँ पर अगर सही आंसर देखा जाए, आपका पहला आंसर सही होगा कि A और R दोनों आपके सही है और R is the correct response या फिर correct reason for A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। In which research method manipulation of independent variable and control of extraneous variable are neither possible nor desirable। पहला है ऑप्शन आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड, दूसरा है एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड, तीसरा है आपका हिस्टोरिकल मेथड और चौथा है आपका डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड। तो पहले तो ये समझते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये एक्सटर्नस वेरिएबल क्या होता है। जब भी कोई रिसर्च किया जाता है तो आपके मेनली 2 तरीके के वेरिएबल होते हैं, एक होता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जब रिसर्च किया जाता है तब देखा जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर क्या इफेक्ट दे रहा है। तो एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या है? एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स वो सब फैक्टर्स है जो आपके रिसर्च में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और वो भी कहीं ना कहीं आपके डिपेंडेंट वेरिएबल पे मतलब इफेक्ट देते हैं। इसलिए ट्राई किया जाता है कि ये जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल है उनको कंट्रोल किया जा सके। इसके एग्जाम्पल से हम लोग और अच्छी तरीके से समझेंगे। मान लीजिए मुझे एक एक्सपेरिमेंट करना है, मुझे एक रिसर्च करना है जिसमें मुझे देखना है जंगल काटने से आपके एनिमल्स के ऊपर इफेक्ट पड़ता है कि नहीं। तो एनिमल्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, एनिमल्स हो जाएंगे आपके डिपेंडेंट वेरिएबल और जंगल क्या हो जाएगा, जंगल हो जाएगा आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वहीं पे मेरा एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या हो जाएगा, एक्सट्रेनियस वेरिएबल हो गया मेरा मान लीजिए रिवर या फिर वहां के फूड। अगर रिवर में मान लीजिए पानी कम हो गया तब भी एनिमल्स तो वहां से चले जाएंगे, या फिर अगर जंगल में कोई खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं तब भी एनिमल्स क्या होंगे, जंगल से चले जाएंगे। ये सब हो गया मेरा एक्सट्रेनियस वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया मेरा जंगल, जो कि कम भी हो सकता है या फिर ज्यादा भी हो सकता है, और उससे किसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, तो वो इफेक्ट पड़ता है आपके एनिमल्स के ऊपर। तो ये था आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल। तो कौन से तरीके के एक्सपेरिमेंट होते हैं या फिर रिसर्च होता है जिसमें आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सटर्नल वेरिएबल पे सबसे कम कंट्रोल किया जाता है, या फिर जितना कम कंट्रोल हो उतना अच्छा होता है। उसका सही आंसर होगा आपका एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड। एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड में क्या होता है, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं पोस्ट मतलब जो एक्टिविटी आपका हो गया उसके ऊपर डिटेल रिसर्च किया जाता है, उससे बोला जाता है आपका एक्स पोस्ट फैक्टो। जैसा अगर एक एग्जांपल दूं आप लोग को कि BSNL इंडिया में अभी क्यों नहीं चलता है, इसके ऊपर अगर कोई रिसर्च करे तो वो बन जाएगा आपका एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च।
फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, आइडेंटिफाई दोज स्टेटमेंट विच डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडाइम। ए में दिया हुआ है रिसर्चर्स टेंड्स टू एनालाइज द डाटा इंडक्टिवली। बी में दिया हुआ है द सब्सटेंसिव रिसर्च हाइपोथेसिस इज टेस्टेड वाया अ नल हाइपोथेसिस। सी में दिया हुआ है डाटा टेक द फॉर्म ऑफ वर्ड्स और पिक्चर्स। डी में दिया हुआ है एक्चुअल सेटिंग्स आर द डायरेक्ट सोर्स ऑफ डाटा। ई में दिया हुआ है इट assumes that there are social facts with single objective reality। तो जब हम लोग को क्वालिटेटिव डाटा दिया जाएगा, क्वालिटेटिव डाटा कौन सा होता है, जो क्वालिटी के ऊपर करता है, मतलब जैसे आपका आंसर्स देखा जाता है। और क्वांटिटेटिव डाटा क्या होता है, जो आपके नंबर्स के ऊपर होता है। तो क्वालिटेटिव डाटा में सबसे पहला कौन सा होगा, ऑप्शन सी आपका सही होगा। देखते कहाँ पर सी नहीं है, 2 नंबर कट जाएगा और आपका तीनों बचा रहेगा। उसके बाद दूसरा ऑप्शंस देखते हैं, एक्चुअल सेटिंग्स डायरेक्ट सोर्स ऑफ डाटा, तो ये भी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि डाटा जो क्रिएट किया जाता है वो किसी चीज पे क्रिएट किया जाता है, मतलब आप एक्चुअल सेटिंग में देखा जाता है। जैसे कि कैसा हो गया, मान लीजिए अमेज़न से आपने कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया है, तो उस प्रोडक्ट के ऊपर आप जब रिव्यू देते हो राइटिंग में, आपको एक ऑप्शन मिलता है कि राइट अ रिव्यू अबाउट दिस प्रोडक्ट, तो वो क्या हो जाता है, आपका हो जाता है क्वालिटेटिव डाटा। तो ये एक्चुअल सेटिंग्स में डाटा लिया जाता है। तो आपका डी भी होना चाहिए, तो ए बी सी तो नहीं होगा, ई सी ई भी नहीं होगा, तो आपका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4 ए सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन ए क्वांटिटेटिव रिसर्च पैराडाइम विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड्स आर गिवन प्रेफरेंस। अब ये याद रखिएगा, चाहे किसी भी तरीके का रिसर्च दे दे, ये मान लीजिए हट गया, किसी भी तरीके का रिसर्च दे दे, उसमें हमेशा क्या प्रेफर किया जाता है कि आपका प्रोबेबिलिटी वाला सैंपल हो। दुनिया में किसी भी तरीके का रिसर्च होगा, वो यही ट्राई करेगा कि उसका जो सैंपल है वो प्रोबेबिलिटी सैंपल हो। प्रोबेबिलिटी सैंपल मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी सैंपल मतलब होता है आपका रैंडम सैम्पलिंग, या फिर बहुत बार क्वेश्चन में आपको दे सकता है कि सभी जो सैंपल्स है उन सब सैंपल्स का इक्वल चांस है। तो ये सब आपको याद रखना है, इन सब का मतलब यही होता है कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कौन सा है आपको सिलेक्ट करना है। तो ऑप्शन ए में देखेंगे सिंपल रैंडम सैंपलिंग, बी में आपका स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग, सी में आपका कोटा सैंपलिंग, डी में आपका स्नोबॉल सैंपलिंग, ई में है आपका सिस्टमैटिक सैंपलिंग। आई होप ये प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग तो आपको पता ही होगा, आपका ए होगा, बी होगा और ई। यहाँ पर कहाँ है, ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 ए बी एंड ई ओनली। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे, यहाँ पर कुछ रिसर्च के कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं और लिस्ट 2 में उनका डिस्क्रिप्शन। ए में दिया हुआ है हाइपोथेसिस, बी में दिया हुआ है सैंपल, सी में दिया हुआ है रिसर्च टूल, डी में दिया हुआ है नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। डिस्क्रिप्शन में देखेंगे 1 में है इट इज अ स्टैटिस्टिकल टेस्ट दैट डज नॉट मेक assumption अबाउट द पैरामीटर्स। 2 में दिया हुआ है device using data are collected in the research। 3 में दिया हुआ है a subset drawn from a larger set to represent it। और 4 में दिया हुआ है a tentative statement indicating relationship between 2 or more variables। तो इसका अगर सही आंसर देखा जाए, तो इसका सही आंसर होगा डिवाइस यूजिंग विच डाटा आर कलेक्टेड, तो ये हो गया आपका सी का 2। और सैंपल अगर देखा जाए, जो कि सैंपल मतलब सी का 3, तो सी का 2 देखते हैं यहाँ पर है, सी का 2 यहाँ पर है, का 3।
मतलब आपका सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर 1 है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर ए में दिया हुआ है अ क्रॉस ब्रेक इज अ न्यूमेरिकल टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा यूजुअली इन फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज फॉर्म in which variables are cross-partitioned to study relationship between them. Reason में दिया है the categories are set up according to research hypothesis. तो ऑप्शन 1 देखते हैं both A and R are correct and R is the correct explanation of A. 2 में दिया हुआ है both A and R are correct but R is not the correct explanation of A. 3 में दिया हुआ है A is correct but R is not correct. 4 में दिया हुआ है A is not correct but R is correct. इसका सही ऑप्शन होगा आपका नंबर 1 जो कि both A and R are correct and R is the correct explanation of A. अब कॉम्प्रिहेंशन है तो कॉम्प्रिहेंशन में सबसे पहले हम लोग जो है क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन पढ़ने के बाद आंसर देखेंगे। Which of the following prohibits resistance to change? इसको थोड़ा जूम कर लेता हूं तो हम लोग को पढ़ने में आसानी। यहाँ पर दिया हुआ है much is still unknown about human behavior, unanswered questions remain and further research is necessary. Knowledge about motivation following prohibits resistance to change. Knowledge about motivation, leader behavior and change will continue to be of great concern to practitioners and management for several reasons. It can help to improve the effective leadership of human resource. It can help in preventing resistance to change. ये देखिए ये आपका आ गया preventing resistance to change, restriction to output and personal disputes. Often it can lead to a more productive organizations. तो फिर हम लोग को यहाँ पर मिल गया preventing resistance to change. ऑप्शन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोहिबिट रेजिस्टेंस टू चेंज। पहला ऑप्शन है आपका नॉलेज ऑफ द लीडर बिहेवियर। ऑप्शन 2 है आपका रिमूविंग रेस्ट्रिक्शन ऑन आउटपुट। 3 में पर्सनल डिस्प्यूट। 4 में नॉन प्रोडक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। यहीं पे आप देखिए इट कैन हेल्प इम्प्रूव इफेक्टिव लीडरशिप ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ये आपका सही आंसर हो गया नंबर 1। What is the value of the outcome of applying a theoretical framework of behavioral science? तो यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है एक ऑप्शन जो है वो आपका डार्क किया हुआ है। इसका मतलब ये मत समझिएगा कि वही ऑप्शन आपका सही है। ये क्वेश्चन पेपर जो मैंने प्रिंट किया है उसमें ऐसा ही था तो इसलिए ये भी आपका डार्क है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सही है। तो क्वेश्चन देख लेंगे व्हाट इज द वैल्यू आउटकम ऑफ अप्लाइंग अ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ऑफ बिहेवियरल साइंस। जहाँ से हम लोग ने खत्म किया था वहां से स्टार्ट करेंगे। Our intention has been to provide a conceptual framework that may be useful to you in applying the conclusions of behavior sciences. The value that a framework of this kind has is not changing one's knowledge, but in changing one's behavior in working with people. यहाँ पर क्वेश्चन को देखेंगे व्हाट इज द वैल्यू आउटकम ऑफ अप्लाइंग थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ऑफ बिहेवियरल साइंस। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिहेवियरल साइंस के बारे में दिया हुआ है। बी यूजफुल टू यू इन अप्लाइंग द कंक्लूजन्स ऑफ बिहेवियरल साइंस। ऑप्शन 1 में चेंजेस इन वन नॉलेज। ऑप्शन 2 में चेंज इन बिहेवियर वाइल वर्किंग विथ अदर्स। ऑप्शन 3 है नॉट अंडरस्टैंडेबल ह्यूमन बिहेवियर। 4 में इमर्जेंस ऑफ वैल्यू लोडेड फ्रेमवर्क। इसका अगर सही आंसर देखा जाए तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन 1। इसमें दिया हुआ है सॉरी आपका सही आंसर होगा ऑप्शन 2। 1 नहीं होगा ऑप्शन 2 होगा चेंज इन वन बिहेवियर व्हाइल वर्किंग विथ अदर्स।
देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है, ईच ऑफ द बेसिक कॉम्पिटेंसीज नीड। फिर से जाएंगे हम लोग पैराग्राफ पे। वी हैव डिस्कस 3 बेसिक कॉम्पिटेंसीज इन इन्फ्लुएंसिंग। पहला है आपका डायगोनाइजिंग, बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट द सिचुएशन यू आर अटेम्प्टिंग टू इन्फ्लुएंस। दूसरा आपका अडेप्टिंग, being able to adapt your behavior and the resources you control to the contingencies of the situation. तीसरा आपका communicating, being able to put the message in such a way that the people can easily understand and accept it. Each of these competencies is different and requires a different development approach. ईच ऑफ दिस बेसिक कंपोनेंट्स नीड क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 है एक्सक्लूसिविटी, ऑप्शन 2 है आपका सिचुएशनल कॉन्टिजेंसी, ऑप्शन 3 है इंटर रिलेशन विथ अदर्स, ऑप्शन 4 है अ डिफरेंट अप्रोच इन एक्वायरिंग इट। यहाँ पर आप देख सकते हैं each of these competencies is different and requires a different development approach। तो इसका मतलब है क्या, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, अ डिफरेंट अप्रोच इन एक्वायरिंग इट। फिर देखेंगे व्हाट प्रॉम्प्ट अ चेंज इन पर्सन्स बिहेवियर। यहाँ से हम लोग ने एंड किया था। फॉर एग्जाम्पल डायगोनाइजिंग इज कॉग्निटिव or of the mind in nature and requires thinking skill. Adapting in behavioral nature requires behavioral practice, and communicating is process oriented and requires learning and interrelating the key steps process. Because these 3 competencies require different knowledge and skills, how do we continue the process that we started it? The key to starting the process of changing behavior, ये देखिए आपका आ गया changing behavior, is sharing what you have learned with other people in your own organization. What prompt a change in a person's behavior? ये देखिए changing behavior. ऑप्शन 1 है आपका लीडरशिप स्टाइल, ऑप्शन 2 है आपका सिचुएशनल सपोर्ट टू द मैनेजर, 3 है आपका शेयरिंग ऑफ लर्निंग आउटकम विथ अदर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, 4 है आपका सेग्रीगेशन ऑफ कॉम्पिटेंसीज। इसमें तो आपका लाइन उठा के दे दिया, शेयरिंग व्हाट यू हैव लर्नड विथ अदर पीपल ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। तो ज़्यादातर आपके क्वेश्चंस में थोड़ा घुमा के पूछा जाता है, पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जहाँ से डायरेक्ट लाइन कॉपी करके आपको क्वेश्चन में दे दिया जाता है। फिर लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, द इन्फरेंसेस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पैसेज आर। के लिए हम लोग को पूरा पैसेज पढ़ना होगा। तो कहाँ पे एंड किए थे, ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। टू ऑर्गेनाइजेशन ऑकर when people who work together all have a common language. First, they are able to give each other feedback and help in a very rational, unemotional way that affects behavior. Second, when followers start to realize that if their manager is using situational leadership, it is not the manager but their behavior that determines the leadership style to be used with them. Question में the inferences that can be drawn from the passage are, A में दिया हुआ है common language among people in an organization will ensure unbiased feedback. B में दिया हुआ है people are known for their fluctuating behavior. C में दिया हुआ है people's behavior influences the leader. D में है emotions and human behavior are separate and easily explicable. इसमें अगर सही देखा जाए तो आपका होगा ऑप्शन ए और यहाँ पर ऑप्शन सी। ए का अगर बात किया जाए तो यहाँ पर देखिए आपका लिखा हुआ है
फर्स्ट दे आर एबल टू गिव ईच अदर फीडबैक एंड हेल्प इन अ वेरी रैशनल अनइमोशनल वे। ये कब होता है? जब जितने एम्प्लॉयज हैं उनका एक कॉमन लैंग्वेज होता है। ये हो गया ए। और अगर सी का देखा जाए तो यहाँ पर आप देखिए सेकेंड में दिया हुआ है, when followers start to realize that the manager is using situational leadership, it's not the manager but their behavior that determines the leadership style to be used with them. People's behavior influences the leader। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए और सी। यहाँ पर देखते कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 4 ए और सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हेन कम्युनिकेशन मीट्स द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासरूम इट बिकम्स। पहला ऑप्शन है एक्स्ट्राऑर्डिनरी, दूसरा ऑप्शन है आपका पर्सनल, तीसरा ऑप्शन है आपका फंक्शनल और चौथा ऑप्शन है आपका ऑब्लिगेटरी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन 3 फंक्शनल। Which of the following can be considered as a psychological barrier to effective communication? तो पहला बात, साइकोलॉजिकल बैरियर क्या होता है? जो हमारे माइंड में रहते हैं। तो माइंड में कुछ प्रॉब्लम जैसे आपका टेंशन हो गया या फिर डिस्टर्बेंस हो गया, कुछ रहने के वजह से अगर आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बैरियर जो है उन्हें आइडेंटिफाई करना है। पहला है आपका डिस्क्रिप्टिव मैसेज, दूसरा है आपका बी में इनअटेंटिवनेस, सी में है आपका टू मच रिलायंस ऑन द रिटन वर्ड, डी में आपका लिमिटेड रिटेंशन, ई में आपका लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और एफ में है आपका फ्लो ऑफ थॉट। तो आपका बी तो होगा इसमें, बी और डी तो रहेगा। देखते कि इसमें बी और डी नहीं है, सेकंड वाले ऑप्शन में है, तीसरे वाला ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। तो कह रहा है आपके बी, सी और डी। दो स्टेटमेंट देखेंगे। असर्शन में लिखा हुआ है ह्यूमन टच इन कम्युनिकेशन enables students to become participatory। रीजन में दिया हुआ है इन टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन क्लासरूम एनवायरनमेंट कम्युनिकेटिव रोल ऑफ अ टीचर इज सेकेंडरी। ऑप्शन 1 में दिया हुआ है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 2 में दिया हुआ है बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 3 में दिया हुआ है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स और 4 में दिया हुआ है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो इसका अगर सही ऑप्शन देखा जाए तो इसका सही ऑप्शन होगा नंबर 3, जो कि है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। अब टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन दिए हुए हैं और उनकी कैरेक्टरिस्टिक। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन अगर देखा जाए, ए में आपका वर्टिकल, बी में आपका हॉरिजॉन्टल, सी में आपका सर्कुलर और डी में आपका ट्रांजैक्शनल। कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है, पहला है आपका फीडबैक ओरिएंटेड, दूसरा आपका इंटरपर्सनल, तीसरा आपका टॉप डाउन और चौथा आपका ह्यूमर ओरिएंटेड। तो अगर वर्टिकल का देखा जाए क्या होगा, एक का होगा, देखते कहाँ पर है। तो तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए का 3 होगा, बी का हो गया 4। हॉरिजॉन्टल मतलब एक दूसरे कलीग से आप लोग क्या बात करते हैं वो हो जाता है आपका हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। C1 आपका सर्कुलर कम्युनिकेशन, मतलब मान लीजिए कि क्लास में पूरा क्लास मिलकर डिसाइड करता है कि बंक मारते हैं, तो उसमें सभी का कम्युनिकेशन देखा जाता है, कौन क्या अपना ओपिनियन देता है, वो हो जाता है आपका सर्कुलर कम्युनिकेशन। और डी का हो जाएगा 2, ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन। तो मान लीजिए आप अपने दोस्त से बात करते हैं और कभी आप उसका बात सुनते हैं, कभी खुद का बात बोलते हैं, तो ये हो जाता है आपका ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन। फिर देखेंगे 2 स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट में है persuasive communication by a teacher in a classroom is intended to make his या फिर her version of information
एक्सेप्टेबल टू स्टूडेंट्स। स्टेटमेंट 2 में दिया हुआ है इफ इट हैपेंस एट द इंस्टीट्यूशनल लेवल द पर्पस बिहाइंड इट इज इमेज बिल्डिंग। में 4 ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन है दोनों स्टेटमेंट आपके सही है, दूसरा ऑप्शन है दोनों स्टेटमेंट आपके गलत है, तीसरा ऑप्शन है स्टेटमेंट 1 सही है और स्टेटमेंट 2 गलत है, और चौथा ऑप्शन है आपका स्टेटमेंट 1 गलत है लेकिन स्टेटमेंट 2 सही है। इसका अगर सही ऑप्शन देखा जाए तो पहला ऑप्शन होगा कि दोनों स्टेटमेंट आपके सही है। फिर हम लोग को यहाँ क्वेश्चन दिया गया है मैथमेटिकल एप्टीट्यूड का। तो मैन इज 30 years old, older than his son. 5 years ago, his age was 6 times of his son. The age of the son is. तो यहाँ पर मैं आपको 2 तरीके से सिखाऊंगा। आपका पहले स्लोअर मेथड है जहाँ पर सब कैलकुलेशन फॉर्मूलेशन वो सब देख के हम लोग कैलकुलेट करेंगे। दूसरा मेथड अगर बात किया जाए तो वो आपका फास्टर मेथड होगा और एग्जाम में वही आपको प्रेफर करना होगा। तो पहले स्लोअर मेथड से देखेंगे। अगर आपको जल्दी है तो आप वीडियो को थोड़ा आगे स्किप कर सकते हैं और जो सेकंड फास्टर मेथड में सिखाऊंगा उस पर भी आप लोग जा सकते हैं डायरेक्टली। तो स्टार्ट करते हैं इस सम को करना। अ मैन इज 30 years older than his son। तो मैन का एज कितना है 3 + x और उसका जो सन है उसका एज कितना होगा x। ये आई होप आपको समझ में आ गया। पहले दिया हुआ है कि उसका जो पिताजी है वो उससे 30 years बड़े हैं। यहाँ पर मैंने 30 + x किया दैट x। 5 years ago, इससे 5 years ago करेंगे 3 + x 5 5 years ago दिया हुआ है his age was 6 times that of his son। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 30 + 5 this times of his son। यहाँ पर पूछा गया एज ऑफ हिज सन तब कितना होगा। पहले इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका x + 30 - 5 करेंगे तो 25 आ जाएगा इक्वल्स टू 6x - 6 5 से 30। फिर देखते हैं आपका अगर 6x को इधर लाया जाए तो क्या हो जाएगा आपका 5x और आपका -25 इधर चला जाएगा +30 यानी कि -5x अगर देखा जाए तो -5x कितना हो जाएगा हो जाएगा आपका -5। तो माइनस और माइनस कर जाएंगे x हो जाएगा आपका 11। यहाँ पर क्या पूछा गया द एज ऑफ हिज सन। एज ऑफ हिज सन क्या है वो है आपका x, x है 11। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब इसको सेकेंड फास्टर तरीके से हम लोग देखेंगे। अगर फादर का एज है 30 years older than his son, 5 years ago his age was 6 times the age of his son, the age of his son will be। पहला ऑप्शन से हम लोग चेक करेंगे। पहला ऑप्शन अगर देखा जाए बोला गया है उसका जो एज है सन का वो है 10 years। फादर का एज कितना होगा फादर का एज होगा 30 years ज़्यादा, तो फादर का एज हो गया 40 years। बोला गया है कि 5 years पहले जो फादर का एज था दैट वाज 6 times हिज सन। 5 years पहले इसका एज कितना हो जाएगा 5 और फादर का एज हो जाएगा इतना 35। तो इसको अगर देखा जाए ये 7 ये हो गया 1। फादर से एज कितना हो गया 7 times ग्रेटर देन हिज सन। ये आपका सही ऑप्शन नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन को हम लोग चेक करेंगे उसका एज हो गया 11। तो फिर फादर का एज कितना होगा 30 + 11 मतलब हम लोग का आ गया 41।
अब बोला गया 5 years अगो देखने के लिए। 11 से अगर 5 माइनस करेंगे तो 6 आएगा। अगर 41 से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 36। अगर इनको रेशियो करेंगे ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 6। तो यहाँ क्या हो गया, फादर इज 6 टाइम, फादर का जो एज है दैट इज 6 टाइम्स हिज सन। आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखेंगे व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज। पहले हम लोग सीरीज जो है उसको लिख लेते हैं। 4 है, 12, फिर है आपका 28, के बाद है आपका 50। आपको फाइंड आउट, तो आपके 4 और 12 के बीच में डिफरेंस कितना है 8। 12 और 28 के बीच में आ गया 6, -1 1 16। 28 और 52 के बीच में 8 से 2 करेंगे तो आपका आ जाएगा 4। फिर 5 कट गया, 4 - 2 तब 2 24। इसके बीच में रिलेशन क्या हम लोग देख रहे हैं, ये पहला है आपका 8 × 1 8, उसके बाद क्या है 8 × 2 उसके बाद है 8 × 3 24, उसके बाद क्या हो जाएगा 8 × 4 जो कि आ जाएगा आपका 32। मतलब आपका 52 में ऐड करेंगे हम लोग 32, तो 2 2 4 5 3 8, तो आपका नेक्स्ट टर्म हो जाना चाहिए 84। ये आपका सही ऑप्शन हो गया नंबर 2 84। A motorist travels to a place 150 km away at an average speed of 50 km per hour। ये क्वेश्चन जो है इसको भी हम लोग दो तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आपका अगर फास्टर तरीका देखना हो तो आप सेकंड तरीके पे स्किप करके जा सकते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि मोटरिस्ट जो है वो ट्रैवल करता है 150 किलोमीटर अवे एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर and returns at a speed of 30 km per hour. His average speed for the whole journey is, पहला ऑप्शन है आपका 35 किलोमीटर पर आवर। तो इस सम को हम लोग पहले देखते हैं, डायग्राम बनाते हैं। तो एक मोटर बाइकर है, ऑप्शन ए से तो स्टार्ट किया और 150 किलोमीटर दूर जाता है। मान लीजिए 150 किलोमीटर दूर है, ये है आपका बी। तो ये कितना दूर जाता है, जाता है आपके 150 किलोमीटर दूर और स्पीड रहता है उसका 50 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर के साथ है। एंड रिटर्न्स एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। आपके 20 से ये तक आता है वो, और वहां पर क्या दिया हुआ है उस किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वापस आ गया। तो हम लोग को पूछा गया उसका एवरेज स्पीड आपका कितना होगा। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड का फॉर्मूला है आपका डिस्टेंस बाय टाइम। तो सबसे पहले हम लोग को डिस्टेंस निकालना होगा। डिस्टेंस क्या होगा आपका, होगा 150, ए टू बी गया, और ए टू बी 150 है तो बी टू ए क्या होगा, बी होगा आपका 150, तो हो गया आपका 300। अब सेकेंड में देखते हैं टाइम, इन दोनों में टाइम कितना लगा। टाइम को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या है, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। इसको लिख लेंगे हम लोग t1, इसको लिख देंगे हम लोग t2। तो t1 अगर देखा जाए, t1 क्या होगा आपका, t1 है डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 150 और स्पीड कितना है 50। 150/50 कितना हो जाएगा 5 3 से 50। तो t1 हो गया 3 आवर, 1 हो गया मेरा 3
अब हम लोग T2 देखते हैं। T2 अगर बोला जाए तो T2 मामा की याद आ जाती है। T2 अगर देखा जाए तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है फिर से आपका 150, और यहाँ पर अगर बात किया जाए तो 30, तो 0 0 कट गया, और 15 का अगर देखा जाए 5 3 15, ये हो गया मेरा 5 आवर। तो मेरे टोटल टाइम कितना हो गया, मेरा टोटल टाइम हो गया आपका 3 प्लस 5 आवर प्लस 2 का 8। अब देखेंगे आपका एवरेज स्पीड कितना है। स्पीड का फॉर्मूला ये है, तो स्पीड आ गया मेरा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस 150 बाई टाइम 8, ये कितना आ जाएगा, हाँ 0, सॉरी वही मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, ये कैसे है, 150 नहीं होगा, ये होगा 300। टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है आपका 300, स्पीड हो गया टोटल डिस्टेंस बाई टाइम 150, आ गया 2, हो गया 75, तो आ गया 75/2, 75/2 मतलब 3 2 6, 1 चला गया, 7 2 14, 37.5 किलोमीटर आपका सही ऑप्शन हो गया सेकेंड। इसको छोड़ के भी अगर देखा जाए तो दूसरा एक तरीका है, अगर दोनों डिस्टेंस सेम होंगे तो फिर एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला है 2xy बाई x प्लस वाई। अब यहाँ पर x और y क्या है, x से आपका पहला स्पीड और y है आपका दूसरा स्पीड। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें 2 इंटू एक्स 50, y है बाई 8, तो ये कितना हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, उससे कटेगा 8 4 4 2, ये 20, तो आ जाएगा आपका 25/3 मतलब कितना है 75, तो 75/2 इक्वल्स टू 7.5 किलोमीटर पर आवर। अब चलते हैं अगले सम पे। A sum of money earning compound interest annually double itself after 4 years. What is the rate of interest? यहाँ पर दिया गया, पर हम लोग को दिया गया a sum of money, सम ऑफ मनी चलिए मान लेते हैं कि 100 है, 100 रुपीज सम ऑफ मनी। अर्निंग compound interest annually doubles itself after 4 years, तो मतलब जो अमाउंट है वो आपका 100 का डबल हो जाएगा, यानी कि 200, डबल इटसेल्फ आफ्टर 4 इयर्स, मतलब आपका एन जो है हो गया 4। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, पर हम गया रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, तो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखा जाए क्या होगा, ए इक्वल्स टू 1 प्लस आर बाई 100, तो अमाउंट कितना दिया हुआ है हम लोग को 200, और पी कितना है 100, टू 1 प्लस आर बाई
इंटू n, यहाँ पर 0 0 0 0 आएंगे, हमारे पास क्या बच जाएगा 2 इक्वल्स टू 1 प्लस R/100, n क्या दिया हुआ है हम लोग 4, इनको आप पहले भी बैठा सकते हैं। अब कैलकुलेशन हम लोग का क्या आ जाएगा, टू दी पावर 4 को अगर इस साइड पे लाए तो क्या होगा 2 इंटू रेज टू द पावर ऑफ 1/4 इक्वल्स टू 1 प्लस R/, तो 2 रेज टू दी पावर 1/4 कितना आता है 1 अप्रोक्सीमेटली, और ये 100 को करेंगे तो 100 प्लस R बाई, तो 100 को अगर ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, हो जाएगा 1.1 इंटू 100 प्लस टू 100 प्लस 119, ये 1.19 इंटू 100 प्लस टू 100 ये अगर R इक्वल्स टू 119 माइनस R कितना आ जाएगा मेरा 90, तो आपका ऑप्शन 2 जो है वो आपका सही हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर हम लोग एक लेटर का सीरीज दिया गया है, क्या दिया गया है PDF GI H J भी बोला गया, उसका अगला सीरीज हम लोग फाइंड आउट करना है। तो पहले देखेंगे बी क्या रिलेशंस है, तो बी के बीच में फिर आता है ई अगर देखा जाए EF, फिर आता है H के बाद ये आपका के, तो कहाँ पर के है, तो आपके ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 में आपका के। नेक्स्ट लेटर ढूंढते हैं, एसिमिलेट ये आता है G, के, तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 जो कि दिया है हम लोग का AMO। तब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टेटमेंट 1 में दिया हुआ है ऑल नॉलेज इज अ रिकलेक्शन, इट इज ट्रू ऑन सर्टेन अकाउंट। स्टेटमेंट 2 में दिया हुआ है ऑल मेन बाय नेचर डिजायर अंडरस्टैंडिंग। ऑप्शंस है 1 बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, ऑप्शन 2 है बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स, ऑप्शन 3 में दिया हुआ है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। 4 में दिया हुआ है स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। अगर इसका आंसर देखा जाए, इसका आंसर होगा पहला वाला, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट आपके सही है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्टेटमेंट 1 व्हेन आई लुक डीप इन माई सेल्फ आई ऑलवेज स्टम्बल विथ वन परसेप्शन ऑफ अनदर, आई कैन नेवर कैच माई सेल्फ। स्टेटमेंट 2 में दिया हुआ है सेल्फ इज द लॉजिकल presumption of all knowledge, therefore concepts like substance and person cannot be applied to it। तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है दोनों स्टेटमेंट आपके सही है, दूसरा ऑप्शन है
स्टेटमेंट 1 सही है, लेकिन स्टेटमेंट 2 अरे में आपके स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। 3 में स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। 4 में स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। इसको स्टेटमेंट को मुझे एक बार पढ़ना होगा, आप लोग भी इसे पढ़ सकते हैं फिर से। तो इसमें अगर देखा जाए आपका सही आंसर होगा 1। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। फिर अगला दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट में है different communities exist independent of one another but jointly somehow they give an idea of communitarian life of society. Statement 2 में earth exists either through a blind chance or through an inner necessity through an external cause. पहला ऑप्शन है both statement 1 and 2 are true। दूसरा ऑप्शन है both statement 1 and statement 2 are false। तीसरा ऑप्शन है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। चौथा ऑप्शन है स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। इसका अगर सही ऑप्शन देखा जाए, आपका सही ऑप्शन है आपका 1। इसमें आपके दोनों स्टेटमेंट सही है। ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। कई बार हम लोग सोचते हैं ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं, क्योंकि हम लोग जब PhD कंप्लीट कर लेंगे तब हम लोग को एज अ टीचर काम करना होगा, एज अ प्रोफेसर। वहाँ पर हम लोग के बहुत सारे स्टूडेंट्स काफ़ी तरीके से आंसर देंगे, और ये सब हम लोग स्कूल के टीचर नहीं है कि एक तरीके से अगर आंसर नहीं दिया जाए तो उसको गलत कर देंगे। जैसा आपको अगर याद होगा तो स्कूल में हम लोग को बोला जाता है कि जैसे क्लास में सिखाया जाएगा वैसे ही आंसर लिखना होगा, पर आप कॉलेज में या फिर हायर यूनिवर्सिटीज़ में ये सब नहीं कर सकते। इसमें आपको डिफरेंट स्टूडेंट्स के डिफरेंट आंसर्स मैच करने होंगे, तो ओपिनियंस देखने होंगे, और वहीं से आपको डिसाइड करना होगा कि ये सही है या फिर गलत है। तो ये एक टीचर ट्रेनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब दो लिस्ट दिए हुए हैं, उन्हें मैच करना है। ये सब आपके स्कूल ऑफ थॉट्स है, जो कि आपको पता ही होगा कि 6 स्कूल ऑफ थॉट है, और वो किन पे बिलीव करते थे उनको मैच करने के लिए बोला गया है। तो ऑप्शन ए में अगर देखा जाए तो उसमें है निर्वाणा, बी में है आपका निश्चय, सी में आपका अपरगफा, डी में आपका मोक्ष। तो ऑप्शन 1 में स्कूल ऑफ थॉट में अगर देखा जाए तो पहला है आपका सांख्य, बी में आपका जैनिज्म, 2 में आपका जैनिज्म, 3 में आपका बुद्धिज्म, और 3 में आपका उपनिषद, और चौथे में आपका बुद्धिज्म। इसका अगर देखा जाए तो पहला तो आप जानते ही होंगे, मोक्ष किसने बोला था? गौतम बुद्ध ने। तो डी का हो जाएगा मेरा 4। और निर्वाणा भी बोला था गौतम। तो यहाँ पर अगर देखा जाए जो कि UGC नेट के आंसर में दिया गया है, उसमें बताया गया है कि ऑप्शन 1 आपका सही होगा। ऑप्शन 1 कब सही होगा? जब निर्वाणा के बारे में आपका बुद्धिज्म से मैच करेगा। अगर UGC नेट के आंसर में देखा जाए तो आपका सही होगा डी का 4 का 4 दिया हुआ है उसमें, और आपका दिया हुआ है डी का 1। मोक्ष का जो बात है वो है सांख्य में। इसका अगर फिर से रिव्यू हुआ होगा तो इसका जो आंसर है वो चेंज भी हो सकता है, कि मुझे लगता है जो मोक्ष है वो भी आपके बुद्धिज्म से रिलेटेड है। तो आपको अगर अपडेटेड आंसर शीट पता होगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। मैं देखते हैं 4 बी का दिया हुआ है 3, निश्चय, उपनिषद, और सी का दिया हुआ है 2, अपवर्ग, जो कि है आपका जैनिज्म। तो बाकी तो ठीक है, लेकिन बुद्धिज्म मुझे कंफ्यूजन है, क्योंकि मोक्ष का भी जो आइडिया है वो आपके गौतम बुद्ध ने सबसे पहले बार दिया था मोक्ष का आइडिया। तो ये आप एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में चेक करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिडक्शन प्रोसीड्स फ्रॉम पर्टिकुलर टू यूनिवर्सल
सेकेंड ऑप्शन है यूनिवर्सल टू पर्टिकुलर, तीसरा ऑप्शन है पर्टिकुलर टू पर्टिकुलर, तो चौथा ऑप्शन है यूनिवर्सल टू पर्टिकुलर। अगर डिडक्शन देखा जाए तो डिडक्टिव अप्रोच में क्या होता है, हम लोग जाते हैं फ्रॉम यूनिवर्सल टू पर्टिकुलर। ये याद रखिएगा, डिडक्शन में हम लोग जाते हैं फ्रॉम यूनिवर्सल टू पर्टिकुलर, और वहीं पे जब हम लोग इंडक्शन करते हैं तो हम लोग जाते हैं फ्रॉम पर्टिकुलर टू यूनिवर्सल या फिर फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। अब यहाँ पर हम लोग को टेबल दिए गए हैं, तो हम लोग को कुछ कैलकुलेशंस करने हैं। तो पहला क्वेश्चन को पढ़ेंगे। फॉलोइंग टेबल शोज द मंथली रिपोर्टिंग फॉर डिफरेंट डिसीजेस टू 3 हॉस्पिटल्स इन अ सिटी। ठीक है, डाटा दिया हुआ है, ये हम लोग ने देख लिया। अब क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ पेशेंट रिपोर्टिंग फॉर ब्लड शुगर कंपेयर टू द टोटल नंबर ऑफ पेशेंट इन 3 हॉस्पिटल्स। तो पहले हम लोग देखेंगे कि ब्लड शुगर के आपके कितने पेशेंट हैं। ब्लड शुगर का अगर देखा जाए, पेशेंट है आपका 650 प्लस 1350 प्लस 19, पेशेंट्स कितने हो गए आपके 5 1 9 और 1 10 6 और 3 90 1 950। तो ये हो गए आपके ब्लड शुगर लेवल के। अब देखेंगे टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स कितने थे। ए में कितने हैं, ए में आपका 0 5 1। अब हॉस्पिटल बी का ऐड करेंगे हम लोग। बी में अगर देखा जाए, फाइव 040। अब देखेंगे हम लोग के टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स कितने थे, इसके लिए इन तीनों को ऐड करना होगा। इन तीनों को जब ऐड करेंगे 1880 3410 और 504 आ जाएगा 412 8412 35 8। हमारे टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स जो है 10330। पूछा गया कितने परसेंटेज जो है वो ब्लड शुगर के है। तो क्या करेंगे हम लोग, करेंगे 3950 बाई 1003 इंटू 100। तो आपका 0 और 0 कट गया, क्वेश्चन क्या बन जाएगा 5 बाय। तो ये आ जाएगा आपका 38% अप्रॉक्स। तो सही आंसर कौन सा होगा आपका, सही आंसर होगा आपका ऑप्शन 2। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ पेशेंट फॉर द लीस्ट रिपोर्टेड डिजीज। इनमें से लीस्ट डिजीज कौन सा होगा, ये आप टेबल देख के समझ सकते हो
कि आपका ब्लड शुगर ब्लड प्रेशर तो नहीं होगा। ये देखिए ओवर 1000 है इनका नंबर, ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर नहीं होगा। अब हार्ट अटैक और किडनी प्रॉब्लम से देखते हैं। हार्ट अटैक का अगर देखा जाए, अब किडनी प्रॉब्लम्स में देखेंगे एक जगह पे वैल्यू है 630, तो यहाँ पर आप दो वैल्यू को मिलाते हैं तब जाके आपका 600 कुछ आता है, 680 आता है। यहाँ पर एक ही वैल्यू पे आपका 630 है। आपका लोएस्ट डिजीज कौन सा हो गया आपका हार्ट अटैक। अब बोला गया व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ पेशेंट्स फॉर द लीस्ट रिपोर्टेड डिजीज। एवरेज नंबर क्या होगा हार्ट अटैक का, हम लोग देखेंगे कितने पेशेंट्स है, 320 प्लस 240 प्लस कितने पेशेंट्स हो गए मेरे, 0 6 4 10 12 1 3 3 6 7 8 और 1 है 920। पूछा गया एवरेज कितना होगा 28/3, 3 से 11 नहीं 3 और 9, ये हो जाएगा 3 9 520, ये हो जाएगा 6 3 36 पॉइंट कुछ, सॉरी यहाँ पर 20 हम लोग ने एक साथ लाया था, तो ये होगा 306 36 106 पॉइंट कुछ। यहाँ पर देखेंगे आंसर में आपका आंसर नंबर 4 306.6। What is the percentage increase in the number of patient reporting heart attack from A to C? पहले हम लोग देखेंगे फ्रॉम A टू C। ए में कितने हार्ट अटैक्स के पेशेंट है 320, 80 में कितने 360, तो फिर कितना डिफरेंस हो गया 360 माइनस 320 हो गया आपका 40 by 320 इंटू 100, 0 0 8 4 से 32 को करेंगे, हो गया आपका 25 आपका 2 by 25 कितना हो जाएगा आपका, क्या देखा जाए ऑप्शन नंबर 1 12.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फॉर पेशेंट्स रिपोर्टिंग फॉर अ किडनी प्रॉब्लम व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पेशेंट रिपोर्टिंग एट हॉस्पिटल ए दोस एट हॉस्पिटल सी। फिर से ए और सी के बीच में झगड़ा हो गया और इस बार जो है किसके लिए हुआ है किडनी प्रॉब्लम तो ए में कितने हैं आपके 210, 80 में कितने हैं 630, तो इनमें अगर डिफरेंस देखा जाए कितना माइनस आ गया आपका, आपका कैलकुलेशन क्या 420 बाई 210 और यहाँ पर पूछा गया व्हाट इज द नंबर ऑफ पेज, व्हाट इज द रेशियो, यहाँ पर परसेंटेज नहीं पूछा गया, यहाँ पर पूछा गया है कि व्हाट इज द रेशियो। अब रेशियो अगर देखा जाए तो क्या होगा आपका 0 और 0 कट जाएगा, ये होगा 7 21, ये होगा आपका 2 होगा 1, तो ये हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 1:3, बस सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल नंबर ऑफ पेशेंट फ्रॉम हॉस्पिटल ए टू सी। दोनों हॉस्पिटल्स में ना झगड़ा क्यों है ए और सी। फिर से देखते हैं हॉस्पिटल्स ऑफ में पूछा गया टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स, इसको तो हमने पहले ही कर लिया था टोटल नंबर ऑफ पेशेंट। ए में कितना है 1880 और सी में 5040, तो ए में कितने पेशेंट्स है 1
तो 80 में कितना है 5040। तो यहाँ पर हम लोग को पहले डिफरेंस देखना होगा कितना 504 + 188 8 और 4 अगर देखा 6 कट गया 9 8 हो गया 1 4 - 1 हो गया। तो ये हो गया आपका 60518 इंटू आपका इधर 0 0 कट रहा है। अब हम लोग आंसर में देखेंगे तो इसका होगा 1। पहला इसका है 1, यहाँ पर अगर 3160 डिवाइडेड 1 सेकेंड रुक जाइए, इसको मुझे थोड़ा चेक करना होगा। वन 800 अगर 2 से डिवाइड करें तो 4 और ये होगा 3162 अगर से डिवाइड करें 1 जाएगा 5 2 6 158 4 का अगर फिर से डिवाइड करें आपका 40 158 को 10 to the 14 आएगा 79। इक्वेशन में आ जाएगा मेरा 900/47 7900 7 7 तो ये हो जाएगा 48 और ये 32 आएगा 320। आपको देखना है ऑप्शंस में क्या क्या है। तो पहले आप देखिए 47 × 5 अगर करेंगे क्या होगा वो 72, क्योंकि 47 × 10 करेंगे 470 आएगा। अगर 47 × 5 करेंगे तो 470/2, तो ये आ गया मेरा 2 या 3 2 से 6 और 1 35। तो 47 × 5 अगर करेंगे तो आएगा मेरा 235। यहाँ पर अगर ऑप्शन देखें तो आपका पहला ऑप्शन है 1 के बाद 2 आएगा, 2 तो कभी नहीं आएगा, 5 से ज़्यादा ही आएगा क्योंकि 235 है और 320 से डिवाइड करना है तब नेगेटिव करना है। तो ये 2 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 4 नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन आ सकता है हम लोग का जो कि आपका ऑप्शन 2। तो ये आ जाएगा आपका 168। तो ऐसे करके बहुत बार आपको कंपेयर करके ताकि आपका जो सम है वो इजीली और बहुत ज़्यादा जल्दी से हो जाए। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द एब्रिविएशन गिफ। तो हम लोग तो अभी मीम देखते हैं, बहुत सारे मीम में देखेंगे कि गिफ यूज किया जाता है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है। पहला ऑप्शन है आपका ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, दूसरा ऑप्शन है आपका ग्राफिक्स इंटरचेंज फाइल, तीसरा ऑप्शन है आपका ग्लोबल इंटरचेंज फॉर्मेट और चौथा ऑप्शन है आपका ग्राफिक्स इनपुट फॉर्मेट। सही ऑप्शन अगर देखा जाए तो पहला ऑप्शन होगा जो कि आपका ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली लिस्ट कंप्यूटर मेमोरी टाइप्स फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट। पहला ऑप्शन है आपका मेन मेमोरी, कैश मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी,
दूसरा ऑप्शन है आपके कैच मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज, मेन मेमोरी। तीसरा ऑप्शन है आपका सेकेंडरी स्टोरेज, मेन मेमोरी, कैच मेमोरी। चौथा ऑप्शन है आपका सेकेंडरी स्टेज, कैच मेमोरी और मेन मेमोरी। इसका अगर सही आंसर देखा जाए तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन देखेंगे। स्पीड ऑफ इंटरनेट इज मेजर्ड इन, ऑप्शन 1 है GHz, ऑप्शन 2 है GBps, ऑप्शन 3 है GB, ऑप्शन 4 है DPI। तो सही आंसर होगा GBps। GBps क्या है, कितना GB स्पीड देता है पर सेकेंड। मशीन लर्निंग रिक्वायर्स, ए में दिया हुआ है मशीन लर्निंग रिक्वायर्स गुड क्वालिटी एंड सफिशिएंट डाटा टू ट्रेन एंड टेस्ट एल्गोरिदम। रीजन में दिया हुआ है फॉर करेक्ट क्लासिफिकेशन गुड क्वालिटी डाटा विच इज फ्री फ्रॉम नॉइज एंड सफिशिएंट डाटा इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग ऑफ द एल्गोरिदम। वन में दिया है बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। E में दिया हुआ है both A and R are correct but R is not the correct explanation of A। C में दिया हुआ है A is correct but R is not correct। 4 में दिया हुआ है A is not correct but R is correct। तो इसमें अगर सही ऑप्शन देखा जाए तो सही ऑप्शन होगा 1। यूजिंग अ वेबसाइट टू पोर्ट आउट ग्रीवेंसेस इज कॉल्ड। और 1 में है साइबर वेंटिंग, 2 में वेब हेट, 3 में वेब एंगर, 4 में साइबर अब्यूज। तो सही ऑप्शन होगा आपका 1 क्योंकि साइबर वेंटिंग। फिर देखेंगे अगला क्वेश्चन जिसमें असर्शन में दिया हुआ है लेक्स आर कंसिडर्ड टू बी मोर ससेप्टिबल टू पॉल्यूशन देन रिवर्स। रीजन में दिया हुआ है वाटर इन लेक्स में टेक डिकेड्स टू बी रिप्लेस्ड। वन में दिया हुआ बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी में दिया है बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी में दिया हुआ है ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। और 4 में दिया हुआ है ए इज करेक्ट बट आर इज करेक्ट। ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट। तो इसका अगर सही ऑप्शन देखा जाए इसका सही ऑप्शन होगा आपका नंबर 1 बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। थर्मल रिएक्टर्स की अगर बात की जाए तो उसमें कौन से न्यूक्लियर फ्यूल्स यूज होते हैं। पहला ए में दिया हुआ आपका यूरेनियम 235, बी में दिया हुआ आपका यूरेनियम 233, सी में दिया हुआ आपका यूरेनियम 238, डी में दिया हुआ है आपका थोरियम 232 और ई में दिया हुआ है आपका प्लूटोनियम 239। इसका अगर सही ऑप्शन देखा जाए तो इसका सही ऑप्शन होगा प्लूटोनियम और आपका यूरेनियम। तो ए और ई रहना चाहिए। ए और ई चारों ऑप्शन में आपके ए और ई है तो आपका थोरियम नहीं रहना चाहिए। देखेंगे इसमें डी का दूसरा जो यूज किया जाता है वो है आपका यूरेनियम 233। आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ये याद रखिएगा कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स या फिर थर्मल रिएक्टर्स में सबसे ज़्यादा जो यूज किया जाता है वो है आपका यूरेनियम 235। नॉइज पॉपुलेशन हम सबको ही पता है कि नॉइज को जो है उसे डेसिबल बोला जाता है। 1 डेसिबल एक्चुअली कितना मेजरमेंट होता है। पहला ऑप्शन है 1 पिकोवाट पर मीटर स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है 1 मिलीवाट पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन 3 है 1 नैनोवाट पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन 4 है 1 माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर। इसका सही ऑप्शन अगर देखा जाए तो सही ऑप्शन है 1 पिकोवाट पर मीटर स्क्वायर। तो डेसिबल जो साउंड का मेजर होता है 1 डेसिबल क्या होता है, 1 डेसिबल इक्वल्स टू 1 पिकोवाट पर मीटर स्क्वायर। In a populated urban area, which of one of the following has the highest concentration in photochemical smog? ऑप्शन 1 है ओजोन, ऑप्शन 2 है पैन, ऑप्शन 2 है हाइड्रोकार्बन्स विदाउट मीथेन, ऑप्शन 4 है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड।
इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन 4, जो कि है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स और एग्रीमेंट्स दिए हुए हैं और लिस्ट 2 में उनके प्रोविजंस। तो पहला अगर देखा जाए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, बी में पेरिस एग्रीमेंट, सी में आपका क्लाइमेट एक्शन प्लान, डी में आपका क्योटो प्रोटोकॉल। तो प्रोविजन के 1 में है आपका इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, 2 में आपका एमिशन ट्रेडिंग, 3 में आपका फेसिंग आउट ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस और 4 में आपका इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। तो ये नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन आप लोग ने अगर देखा था कि डोनाल्ड ट्रम्प ने एक एग्रीमेंट जो है उससे अपना नाम हटा लिया था, क्योंकि उन्हें लगा था कि उनके देश के ऊपर या फिर उनकी कंट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया जा रहा था। ये कौन सा फेमस एग्रीमेंट था? ये था आपका बी का 4, पेरिस एग्रीमेंट। देखेंगे आपके बी का 4 कहाँ पर है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो दूसरा देखेंगे हम लोग एमिशन ट्रेडिंग। अगर एमिशन ट्रेडिंग की बात की जाए तो ये देखा जाता है एमिशन ट्रेडिंग में आपका 1 टन CO2 एमिशन ट्रेडिंग में अगर आप लोग कंट्रोल कर सको 1 टन ऑफ CO2, तो उस 1 टन ऑफ CO2 कंट्रोल करने के लिए आपको प्राइसेस दिए जाते हैं, या फिर उसको सम अमाउंट ऑफ मनी के लिए अब दूसरे कंट्री से भी, सम अमाउंट नहीं, बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ मनी से के लिए भी आप दूसरे कंट्री से उसको एक्सचेंज कर सकते हो। तो ये एमिशन ट्रेडिंग की अगर बात की जाए तो ये कहाँ किया गया था? तो किया गया था आपको प्रोटोकॉल में। तो डी का हो जाएगा 2, डी का 2 अगर देखा जाए तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। द चाइनीज स्कॉलर आई किंग एंड जू कांग विजिटेड नालंदा यूनिवर्सिटी ड्यूरिंग। पहला ऑप्शन है आपका 5th, दूसरा ऑप्शन है आपका 7th सेंचुरी, तीसरा ऑप्शन है आपका 10th सेंचुरी और चौथा ऑप्शन है आपका 12th सेंचुरी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नंबर 2, जो कि है 7th सेंचुरी। ये याद रखिएगा, जो चाइनीज स्कॉलर थे ह्यूनसांग, वो भी आपके नालंदा आए थे इन द 7th century. In which year the Union government decided that all cases pertaining to the allocation of grant in aid from public fund to the central universities and other universities and institutions of higher learning might be referred to the University Grants Commission. पहला ऑप्शन है आपका 1952, दूसरा ऑप्शन है आपका 1953, तीसरा ऑप्शन है आपका 1954 और चौथा ऑप्शन है आपका 1956। इसका अगर सही ऑप्शन देखा जाए, इसका सही ऑप्शन दिया हुआ है आपका 1952। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यूनिवर्सिटीज आर एस्टैब्लिश्ड बाय द सेंट्रल स्टेट एक्ट अंडर 2F ऑफ द UGC एक्ट 1956। स्टेटमेंट 2 में दिया हुआ है, deemed to be universities declared by a notification of the central government on the advice of the UGC under section 3 of the UGC Act 1956. In the light of the above statement, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। पहला ऑप्शन है दोनों स्टेटमेंट आपके सही है, दूसरा ऑप्शन है आपका स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों गलत है, तीसरा ऑप्शन है स्टेटमेंट 1 सही है लेकिन स्टेटमेंट 2 गलत है और चौथा ऑप्शन है आपका स्टेटमेंट 1 गलत है और स्टेटमेंट 2 सही है। इसका अगर देखा जाए तो ऑप्शन 1 आपका सही है। According to International Commission on Education for the 21st century, headed by Jacques Delors, which of the following main tension will be witnessed during the 21st century? A में दिया हुआ है द टेंशन बिटवीन द ग्लोबल एंड द लोकल, ऑप्शन बी में दिया हुआ है द टेंशन बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, सी में दिया हुआ है द टेंशन बिटवीन स्पिरिचुअल एंड द मेटेरियल, डी में दिया हुआ है द टेंशन बिटवीन पुअर एंड द रिच, ई में दिया हुआ है द टेंशन बिटवीन द डेवलप्ड एंड द डेवलपिंग सोसाइटीज। आपके ए बी और सी यहाँ पर सही है। आपके सही ऑप्शन क्या हो जाएंगे? नंबर 1, जिसमें है ए बी एंड सी ओनली।
अब देखेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर कुछ एनवायरनमेंट के कैटेगरीज दिए हुए हैं और लिस्ट 2 में उनके डिस्क्रिप्शंस। तो पहले में आपका एनवायरमेंटल अवेयरनेस, बी में आपका एनवायरमेंटल नॉलेज, सी में आपका एनवायरमेंटल एटीट्यूड और डी में आपका एनवायरमेंटल स्किल। अगर इसकी बात की जाए एग्जाम्पल्स ऑफ दोस ऑब्जेक्टिव्स, 1 में टू हेल्प ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स आइडेंटिफाई एंड सॉल्व एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। 2 में दिया हुआ है आपका टू हेल्प social groups and individuals acquire a set of values for environment. C में दिया हुआ है to help social groups and individuals acquire a sensitivity of the total environment. 4 में दिया हुआ है to help social groups and individuals gain a variety of experience in environment and its associated problems. अगर इसका देखा जाए डिस्क्रिप्शन पे आप समझ सकते हैं कि एनवायरमेंटल स्किल क्या होगा। एनवायरमेंट स्किल होगा आपका टू हेल्प सोशल ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स आइडेंटिफाई एंड सॉल्व एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। तो डी का हो जाएगा मेरा। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं डी का 2 कहाँ पर है। जो ऑप्शन है आपका 2 में, यहाँ पर है ऑप्शन डी का 2। तो इसी के साथ ये जो वीडियो है वो ख़त्म होता है। बाकी मुझे और एक क्वेश्चन पे डाउट है, ये वाले पे यूनियन गवर्नमेंट ने कब डिसाइड किया गया था। अगर यूजीसी नेट के आंसर में देखा जाए 1952 दिया हुआ है, पर मुझे जो लगता है वो है आपके 1953 में, क्योंकि 1953 में बनाया गया था, फॉर्मली एस्टेब्लिश किया गया था आपके 1953 में। और उस टाइम पे आपके मिनिस्टर थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद उस टाइम के एजुकेशनल मिनिस्टर थे और उन्हीं के अंडर स्टार्ट हुआ था यूजीसी। उसके 3 साल बाद 1956 में तो स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया था। यूजीसी का बॉडी था, उसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया था 1956 में। इसका भी आंसर अगर आप लोग कहीं पे चेक करेंगे, इसका भी आंसर अगर रिवाइज हुआ होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं जो आंसर है आपका उसको पिन कर दूंगा ताकि बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी आंसर देख पाए। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो काइंडली वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।